नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन के समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग काव्य खंड के श्रृंखला में पढ़ने जा रहे हैं हिरोशिमा, जिसकी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन समझ ना, अज्ञा किए हुए हैं। अज्ञेय थोड़ा सा उच्चारण पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ ना, कुछ ऐसे शब्द होता है मैं भी उच्चारण नहीं कर पाता हूँ। बात भी स्पष्ट है, समझ रहे ना, फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ फिर भी। तो इससे पूर्व में आप लोग हिरोशिमा की घटना आप लोग को याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, क्या बोलता हूँ मैं, इतिहास के दृष्टिकोण में जब पढ़े होंगे आप देश की आज़ादी का जिक्र को पढ़े होंगे, 1945 की घटना को आप जब याद किए होंगे तो उस समय आपने अवश्य सुने होंगे। उससे पूर्व हम लोग लेखक परिचय संक्षेप में या इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, इनकी क्या जीवन शैली रही थी और कैसे इन्होंने अपने आप को इस मुकाम पर स्थापित किया, जो कि आज भी हम लोग इन्हें जान रहे हैं। ठीक है, चलिए। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 में कैसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर कहाँ है, पंजाब में था। समझ रहे ना, आज भी पंजाब में है। अज्ञेय की माता बेयंती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। समझ ना, एक कोई मतलब उस समय का होता होगा, उतना हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानना तो चाहिए। फिर भी देखिए मैं भूल रहा हूँ। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। समझ रहे ना, उन्होंने मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी, 1929 ईस्वी में फोरमैन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी लाहौर से किया। समझ रहे ना। अज्ञेय बहुभाषाविद थे। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य भग्नदूत, चिंता, इतलियम, हरी घास पर क्षण भर, बावड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सादानीरा, समझ ना, आदि, कहानी संग्रह, विपत्थगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि उपन्यास में देखे शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा सहित, अरे अयावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा मछली, निबंध, त्रिशंकु, आत्मने पद, अधंतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती आदि, नाटक, उत्तर प्रियदर्शी, संपादित ग्रंथ, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपम्बरा आदि। अज्ञेय ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। समझ ना, वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। समझ ना, अतिथि प्रोफेसर। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सुगरा, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। समझ ना, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। समझ ना, जन्म कब हुआ 1911 में, देहांत कब हो गया 1987 में। अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। समझ ना, इन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन कर इन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोगधर्मिता के द्वारा वार्षिकपन से मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। समझे ना। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कविता अतीत की भीषण
भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते 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 संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। समझ ना। आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सादा नीरस से यहाँ संकलित है। तो ये लेखक के परिचय थे कि लेखक कैसे बहुभाषी थे या कैसे इनका शिक्षा दीक्षा हो रहा है और कहाँ कहाँ ये गए हैं, और विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी ये कहीं कहीं अपना प्रतिभा के दम पे गए हुए हैं। समझ ना। तो ये बात अब हिरोशिमा की, पहले इससे पूर्व की हिरोशिमा की घटना के बारे में हम लोग जान ले। आप जब भी इतिहास पढ़ते होंगे तो अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर जब पहला परमाणु बम गिराया था, पहला गिराया था भैया, कहाँ गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर, और 3 दिन बाद, समझ ना, नागासाकी में गिरा दिया था। जापान के नागासाकी में, मतलब एक ही शहर, एक ही मतलब कंट्री में अलग अलग शहरों पर कर दिया। समझ ना। और हिरोशिमा के बाद क्या हुआ उसका प्रभाव आप लोग तो जान ही रहे होंगे। उसके बाद कहने को कोई मतलब यहाँ पर कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, समझ ना। और आपको इतने दिनों तक, लंबे अंतराल तक उसका प्रभाव देखा गया। समझ ना। तो देखिए, अब ये हो गई हिरोशिमा की घटना। अब लेखक आखिर इससे हम लोग को, इसके माध्यम से लेखक हम लोग को किधर ले जाना चाहते हैं, हम लोग का ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। इससे कि साहित्य पढ़ने का यही एक होता है ना पैमाना, कि उससे पूर्व हम लोग जाने, सोचे, उसके बाद एक से जाने समझे कि हम लोग का विचार और लेखक का विचार कहीं कहीं मिल भी रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। आखिर हम लोग लेखक के विचार से सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, सहमत है तो क्यों है, तमाम तरह की बात होता है ना। उस परिस्थिति को आकलन करें कि यदि हम लोग होते तो इसको कैसे लिखते, तमाम तरह की बात, समझ ना। तो लेखक जी जो हैं अज्ञेय जी, तो हिरोशिमा अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई। अज्ञेय ने यह कविता भारत लौटकर रेलगाड़ी में, देखिए यहाँ कहीं कहीं कहा जाता है कि रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता लिखने के पीछे की वजह यह बताई कि हाँ भाई, ऐसे हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था। इस ज्वलंत उदाहरण ने इसके हृदय में वे अनुभूति जगाई कि लेखक को लिखने के लिए विवश कर दिया। समझना। और लेखक अखबारों के में हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को पढ़ चुके थे, पढ़ने के बाद अपना लिखे। समझना। अज्ञेय की कविता हिरोशिमा से हमें क्या मतलब समझ में आती है, क्या सीख मिलती है कि जब हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग हुआ उस समय प्रकृति के शाश्वत तत्व भी कुंठित हो गए। समझ ना। तो तमाम तरह की बात है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मूल हम लोग का जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर हम लोग अपना अध्ययन करें। समझ ना। और ये अज्ञेय तो अब कहाँ से है भैया, तो सादा नीरा कविता से, कविता संग्रह से संकलित है। समझ ना। इससे पूर्व शब्द निधि हम लोग देख लें। देखिए, अरे पहिए की धुरी और परिरिधि या नेमी को जोड़ने वाला दंड, गच पत्थर या सीमेंट से बना पक्का धरातल, साक्षी गवाही सबूत। समझ है ना। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। समझ है ना। नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। समझ है ना। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि एक दिन, समझ है ना, सुबह प्रकाश दिखाई पड़ा। यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं था। समझ है ना, बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे। यह धूप की गर्मी नहीं थी,
यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी। समझ ना, गर्मी फटी धरती की थी। समझ ना, तो ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि गर्मी किसकी थी और ये कहाँ से उजाला हुआ दिन हुए, बात समझ ना, प्रकाश कैसे दिखाई दिए उसका। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह, वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। समझ ना, काले सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों 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 आरे टूट कर बिखरे गए हो दसों दिशा में। समझ ना, कैसे मतलब यहाँ पर लेखक अपना लेखन शैली का प्रयोग किया है, देख रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में। समझ ना, सूरज की ओर पड़ा सब ओर। समझ ना, तो कह रहे हैं कि वे सूरज सब ओर पड़ी, लेकिन वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। समझ ना, क्या ज्वालामुखी ज्वाला, समझ, बम विस्फोट हुआ था तो ये इसका जो किरणें था इसका सब तरफ पड़ी। समझ ना, तो इस कवि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य की छायाएं दिशाहीन हो गई। समझ ना, छायाएं उनके परछाई दिशाहीन हो गई, प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य की नहीं बल्कि मानव के मतलब ये क्या बोलते हैं, निरंतरता का, करुणता का था, जिसमें मानवता झुलस रही थी। उस मानवता, मानव के साथ साथ मानवता भी उसमें झुलस रही थी। समझ है ना। कभी कहते हैं कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए अरे, समझ ना, धरती का पर क्या बोलते हैं, पहिए अरे का प्रकाश था, अतः बम फटते ही बिंद वंशक पदार्थ मौत बनकर दसों दिशाओं में नाचने लगे। समझ ना, ये विस्फोट होने के बाद उसका जो जहर था उस दसों दिशा में मौत बनकर नाचने लगा था, बात समझ ना। लेकिन सूरज का नहीं था वो प्रकाश, वो पूरब में नहीं हुआ था, बम का था। समझ ना, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं। समझ ना, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। समझ ना, पत्थर या सीमेंट का बना पक्का धरातल गच। समझ ना, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही, कुछ पल में ही विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा। समझ ना, और दोपहर तक सारी लीला खत्म हो गई। सुबह में बम गिरी और दोपहर होते होते लगभग अस्त व्यस्त लोगों का जीवन, जनजीवन प्रभावित हो गया और ये सारी दोपहर तक लीला पूर्ण रूप से समाप्त हो गई तथा मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में मिल गया। समझ ना, इतना हीट हो गया कि भाई धीरे धीरे वाष्प बनकर मिल गए। परंतु यह दुर्घटना आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर के रूप में निशानी है। समझ ना, आज भी वे सड़क का दुर्घटना वहां पर निशानी है। समझ ना, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साखी है। साखी मतलब गवाही है, साक्षी है। समझ ना, तो लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मानव द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में तब्दील कर मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई वह जलती छाया अर्थात विकृत रूप मानव के क्रूरता का गवाह है, निष्ठुरता का, समझ रहे ना, गवाह है। तो ये बात बताया गया। समझ है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आया होगा और फिर भी आपको लगे कि यहाँ पर ऐसे न ऐसे होना चाहिए था, तो आप लोग सदा स्वतंत्र हैं,
समझे ना, बिना किसी हिचकिचाहट के आप लोग मुझे सूचित करेंगे ताकि मैं यथासंभव सुधार करने का प्रयत्न करूंगा। देखिएगा, कुछ कुछ मेरे जो शब्द होते हैं ना, मैं भी थोड़ा उच्चारण करने में असमर्थ हो जाता हूँ। कारण क्या हूँ कि मुझे लगता है कि सही बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि नहीं, ऐसा ना, ऐसा करना चाहिए। समझ ना, तो थोड़ा आप लोग अपने तरफ से भी देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग कमेंट करें कि भैया आपको तो अपने नहीं पढ़ने। नहीं, देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ है और साथ में पढ़ाना थोड़ा अलग हो जाता है। तो मुझे भी थोड़ा सीखने को आप लोग से मैं सीखता हूँ और समझता हूँ। देख, समझ है ना, ऐसा कोई बात नहीं कि मुझे सब चीज़ आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।